हम लोगों को पढ़ना है कि दोआब, ठीक है ना, दोआब पढ़ना है और नदियों द्वारा निर्मित मैदान पढ़ना है कि किस मैदान को किस नाम से जाना जाता है। आप बताओ पंजाब का मैदान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बताओ, सोचो, पंजाब का मैदान कहाँ पर स्थित है? आप सोच रहे होंगे मालवा का मैदान कहाँ पर स्थित है। पंजाब का नाम सुन के तो आप लगा देंगे कि अच्छा ये पंजाब में होगा, लेकिन मालवा का नाम बताओ, मालवा का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। मालवा का मैदान भी कहाँ है? पंजाब में है। चौ क्या होता है? सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मिथिला का मैदान कहाँ पर स्थित है? इस प्रकार से आप लोगों को कुछ चीजें हम आज देख लेते हैं। तो पहले हेडिंग डालिए दोआब। क्या डालना है? दोआब। दोआब, दोआब का अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच के स्थल को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के स्थल को किस नाम से जानते हैं? दो नदियों के बीच के स्थल को, बीच के स्थल को दोआब कहते हैं। ठीक है ना, दो नदियों के बीच के स्थल को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के स्थल को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन पंच नदियों द्वारा निर्मित दोआब। ठीक है ना, तो पंच नदियों द्वारा निर्मित दोआब। हमें पता है कि भाई साहब ये हमारी सिंधु नदी है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास। कहां है? कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है। ठीक है ना, ये हमारी सिंधु नदी है। कौन भाई साहब? इसका नाम है सिंधु। ये सिंधु नदी निकलती है और सिंधु से आकर के मिलती है सिंधु और झेलम। झेलम भाई साहब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसमें बाकी नदियां आकर के क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है ना, इस प्रकार नदियां आकर के मिल जाती हैं। तो इन दो नदियों, ये वाली नदी है भाई साहब सिंधु नदी है और झेलम नदी, तो इन दो नदियों के बीच का जो दोआब है भाई साहब, इसे किस नाम से जाना जाता है? यही पूछता है। सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? ये जो दो नदी है ना, इसी दो नदी के जो ये बीच वाला क्षेत्र होता है, इसी को कहते हैं दोआब। इसी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब। भाई साहब, झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? यही पूछता है। ठीक है ना, और चेनाब और रावी के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? इसी को पूछता है। रावी और ब्यास के बीच दोआब जो स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को कहते हैं सिंधु सागर दोआब। क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। ठीक है ना, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। और झेलम और चिनाब के बीच में रचना दोआब। किस नाम से? रचना दोआब। रचना दोआब। सिंधु सागर नहीं, सिंधु झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब और झेलम और चिनाब के बीच में चाझ दोआब। चाझ दोआब। ठीक है ना, किस नाम से? चाझ दोआब के नाम से जाना जाता है। और चेनाब और रावी के बीच में रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। रचना दोआब। किस नाम से? रचना दोआब। और रावी और ब्यास के बीच को वारी दोआब के नाम से जाना जाता है। ब्यास और सतलज बिष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिष्ट दोआब। ये हो गया 5। तो
सिंधु और झेलम के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो चाझ दोआब के नाम से जाना जाता है। चेनाब और रावी के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। रावी और ब्यास के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो वारी दोआब के नाम से जाना जाता है। ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो बिष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? बिष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ बारी दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? बारी दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो किसके किसके मध्य हो जाएगा? रावी और ब्यास के बीच। रावी और ब्यास के बीच कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी आपकी बारी। रावी और ब्यास के बीच में बारी। रचना दोआब चेनाब और रावी, ठीक है ना। रचना दोआब किसके बीच है? चेनाब और रावी के बीच में कौन सा भाई साहब? रचना। सिंधु सागर चाझ रचना बारी बिष्ट। सिंधु सागर चाझ रचना बारी बिष्ट, ये 5 दोआब आपके मिल गए। किन दो नदियों के मध्य स्थित है पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि बताओ चाझ दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है, या पूछ लेगा कि झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? चाझ दोआब के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा चेनाब और रावी के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो चेनाब और रावी के बीच के दोआब को रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि बताओ चौ क्या है? चौ किसके द्वारा निर्मित है? देखिए चौ तो सतलज नदी द्वारा निर्मित, सतलज नदी द्वारा निर्मित अवनलिका या उत्खाद भूमि को चौ कहते हैं। क्या कहते हैं? चौ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? चौ कहते हैं। अब देखिए अवनलिका अपरदन क्या होता है कि मान लीजिए भाई साहब ये कोई सतह है, इसमें जब कोई ऐसे बड़े बड़े खड्ड बना दे, कोई जमीन में बड़े बड़े ऐसे तमाम खड्ड बना दिया जाता है, काफी गहरी ऊंची गहरी मतलब खड्ड बना दिया जाता है, तो उसी को क्या कह देते हैं भाई साहब कि यहाँ कौन सी स्थिति पाई जाती है? उत्खाद भूमि, मतलब ऊबड़ खाबड़ भूमि। क्या कहते हैं? ऊबड़ खाबड़ भूमि। अगर ऊबड़ खाबड़ भूमि बनती है तो उसे क्या कहते हैं कि भाई साहब ये उत्खाद भूमि है। और इस प्रकार की उत्खाद भूमि जो बनाई गई उसका एक विशेष नाम रखा गया जिसे कहा गया चौ। और चौ किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सतलज नदी द्वारा बनाया गया उत्खाद भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो चौ नाम है। सतलज नदी द्वारा निर्मित उत्खाद भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है भाई साहब उत्खाद। चौ किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? चौ सतलज नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। चौ क्या होता है? चौ उत्खाद भूमि होती है या अवनलिका अपरदन द्वारा निर्मित उत्खाद भूमि होती है। कुछ भी पूछे तो आपको लगा देना, ठीक है ना। और बताओ उत्तर प्रदेश में अवनलिका द्वारा कौन सी नदी बनाती है? अवनलिका अपरदन कौन सी नदी करती है? चंबल, सिंध, केन, बेतवा। 4 विकल्प है, आप लोग आंसर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र और कौन सी नदी है जो अवनलिका अपरदन ज्यादा करती है। 4 विकल्प है, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। और क्षेत्र बताना, ठीक है। इटावा, मथुरा, आगरा और जालौन, 4 क्षेत्र हैं। क्षेत्र कौन सा होगा और नदी कौन सी होगी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है ना। तो चौ क्या था? सतलज नदी द्वारा निर्मित अवनलिका या उत्खाद भूमि को क्या कहते हैं? चौ। अब लिखो मालवा का मैदान। अब लिखो मालवा का मैदान। मालवा का मैदान कहां है भाई साहब? मालवा का मैदान भाई साहब आपका है पंजाब में। कहां पर स्थित है? पंजाब में। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि मालवा का मैदान देखते ही मध्य प्रदेश में लगा दो, नहीं। मालवा का मैदान कहां पर स्थित है? तो मालवा का मैदान आपका पंजाब में स्थित है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का। उसके अलावा और भी लिख लीजिए, मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान कहां हो जाएगा भाई साहब? मिथिला का मैदान
मिथिला का मैदान कहाँ हो जाएगा आपका? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। अवध का मैदान, अवध का मैदान ये हो जाएगा लखनऊ के आसपास। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ के आसपास, ठीक है ना। अवध का मैदान कहाँ हो जाएगा? लखनऊ के आसपास। और मगध का मैदान लिख लो, मगध का मैदान, मगध का मैदान कहाँ हो जाएगा? ये भी बिहार में हो जाएगा, ठीक है ना। मगध का मैदान भी कहाँ हो जाएगा? बिहार में। रुहेलखंड का मैदान कहाँ हो जाएगा? पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान कहाँ हो जाएगा भाई साहब? रुहेलखंड का मैदान हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। रुहेलखंड का मैदान कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये होगा मिथिला, अवध, मगध, रुहेलखंड और मालवा। ये 4-5 आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मालवा का मैदान कहाँ है भाई साहब? पंजाब में। चौकिया सतलज नदी द्वारा निर्मित और नलिका या उत्खाद भूमि, ठीक है ना, सतलज नदी द्वारा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।